हाँ, तो हम लोग बात करेंगे अभी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, ठीक है ना, उनकी पैथोजेनेसिस के बारे में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस बेसिकली क्या होता है कि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन के कारण होता है, ठीक। तो ये होता है बेसिकली चिल्ड्रन में जो कि 20 साल से कम है। उनकी जो है थिन फिजिक है, फिजिक उनकी बहुत कमजोर टाइप या हड्डी टाइप के, जैसे आप नहीं कहते कि फूक मारो हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। खैर जोक्स अपार्ट, उनकी फिजिक जो है बहुत थिन होती है। और ये एक बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस आपने बहुत जगह अपनी पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नहीं पढ़ा तो फिजियोलॉजी में तो ज़रूर पढ़ा ही होगा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन किससे कारण और इसकी कारण बीटा सेल डिस्ट्रक्शन के कारण ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और ये एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कराएगा, ठीक है ना। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन होता है लेकिन उसका रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है ना। इंसुलिन की मात्रा भरपूर रहेगी लेकिन वहाँ पे जो है टिश्यू लेवल पे इसका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है, ठीक। और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है बहुत कॉमन नहीं है, लेस कॉमन है। और 10% ऑफ द केसेस ऑफ डायबिटीज़ केसेस में आता है, 10% ऑफ द केसेस में ये आता है। तो इसकी हम लोग बेसिकली बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होगी, ठीक है ना। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है ना। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में अब दो तरह की चीज़ें होती हैं हमेशा, ठीक है ना। कि या तो ये एक जेनेटिक फैक्टर से कॉज हो सकता है या तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है ना, ठीक है। तो हम लोग पहले इसकी जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। तो जेनेटिक फैक्टर्स में दो तरीके के आते हैं, एक MHC आता है, एक नॉन MHC होता है। नॉन MHC या MHC होता है जो कि इसको क्या कहते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो MHC के बारे में पहला हम लोग देखते हैं कि ये मोस्ट कॉमनली, पहला इसमें होता है कि मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद MHC क्लास 2 जीन्स। क्या होता है इसमें, MHC क्लास 2 जीन से मोस्ट कॉमनली एसोसिएट किया जा सकता है, ठीक है ना। और MHC क्लास 2 जीन से ये एसोसिएट कर सकता है। और कौन कौन से जीन्स होते हैं, DR3 हो सकता है, DR4 हो सकता है, DQ8 जीन होती है, बहुत तरह की जीन्स होती हैं, ठीक है ना। तो इसको याद करना पड़ेगा, ये सब ऐसा नहीं है कि आपको ये मेमोराइज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हर जगह पूछा जाएगा आपके नेक्स्ट एग्जाम में, आपके प्रोफेशनल एग्जाम में। तो आपको याद करना ही है कि किससे किससे एसोसिएट होता है। MHC वाला कि क्लास 2 जीन से एसोसिएट कर सकते हैं, या DR3 DR4 या DQ8 जीन से। और DQ8 जीन से जो है इसका ग्रेटेस्ट इनहेरिटेड रिस्क होता है, ठीक है ना। जिसको ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DQ8 वाला को याद करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, ग्रेटेस्ट इनहेरिटेड रिस्क होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन MHC जेनेटिक फैक्टर्स की। तो इसमें दो तरह के आते हैं, आपने हमेशा पढ़ा होगा, जहाँ पे भी आपने ऑटो इम्यून डिजीज़ पढ़े होंगे वहाँ पे देखा होगा, आपने ज़रूर देखा होगा PTPN22 जीन का पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है या CTLA4 का पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, ठीक है ना। कौन कौन सी जीन्स, PTPN22 या CTLA4, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में इसके आ सकते हैं वायरल इन्फेक्शन जो कि मीजल्स मॉम्स के कारण हो सकता है जिसको, तो ये क्या एक्टिवेट करेगा, CD8 T सेल्स को एक्टिवेट करेगा और वो क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ये वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। एक्टिवेशन किसका कराएगा, CD8 T सेल्स का, और डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। तो एक बार इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर से हम लोग देख लेते हैं फिर से। जेनेटिक फैक्टर में दो तरीके के, MHC और नॉन MHC। MHC में कौन कौन से आएंगे आपकी, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद MHC क्लास 2 जीन, DQ8 से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इनहेरिटेड रिस्क होता है, और DR3 DR4 के साथ भी हो सकता है। और नॉन MHC में क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, PTPN22 जीन पॉलीमॉर्फिज्म और CTLA4 जीन पॉलीमॉर्फिज्म। इन्वायरमेंटल फैक्टर में वायरल इन्फेक्शन के कारण, मीजल्स मम्स के कारण मॉलिक्यूलर मिमिक्री होता है, जिसका किसका एक्टिवेशन कराता है, CD8 T सेल्स का, और वो क्या कराते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, ठीक है ना। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म इसका क्या होता है, ठीक है ना। मैकेनिज्म की हम लोग बात करते हैं, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया एंड कीटोसिस हो जाएगा, ठीक। अब इसके कारण क्या होगा कि हाइपरग्लाइसीमिया और कीटोसिस क्या लीड करेगा, मोर देन 90% ऑफ द बीटा सेल डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, मोर देन 90% ऑफ बीटा सेल्स, ये जो हाइपरग्लाइसीमिया है, जब बीटा सेल का डैमेज होगा तभी ना हाइपरग्लाइसीमिया एंड कीटोसिस होगा, ठीक है ना। तो इन्फ्लेमेशन के कारण किस किस कारणों से हो सकता है, तो वो कारण हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक CD4 T सेल्स मैंने बताया था, CD8 T सेल्स बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, CD8 T सेल्स के कारण इनडायरेक्ट डैमेज होता है। CD8 वाला इन्वायरमेंटल फैक्टर से आपको बताया था, CD8 T सेल से जो है डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे CD8 T सेल से डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन होगा बीटा सेल का, ठीक है ना। तो CD4 T सेल से इनडायरेक्ट डैमेज होता है। इनडायरेक्ट डैमेज कैसे होगा, ये साइटोकाइंस कुछ रिलीज करेगा, और साइटोकाइंस में आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा IFN गामा।
आईफन गामा या TNF अल्फा। तो ये क्या कराएगा, ये सब साइटोकाइंस रिलीज करा के, जो कि कौन कौन से हैं, इंटरफेरॉन गामा या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, तो उससे क्या होगा, ये डैमेज ऑफ बीटा सेल्स हो जाएगा। अब इसका सेकेंड मैकेनिज्म क्या है, ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट बीटा सेल एंड इंसुलिन। ये बीटा सेल्स के अगेंस्ट क्या करवा सकता है, ऑटो एंटीबॉडीज बनवा सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो एंटीबॉडीज तो बनाना ही पड़ेगा, तो ठीक है ना। तो किसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बनाता है, तो इसके 2 एंटीजन होते हैं, ठीक है। 2 एंटीजन होते हैं, कौन कौन से, एक ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज होता है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना हमेशा इसको, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। और दूसरा कौन सा होता है, इंसुलिन सेल ऑटो एंटीजन 512, इंसुलिन सेल ऑटो एंटीजन 512, ठीक है ना, ICA 512, इंसुलिन सेल एंटीजन 512 या ICA 512। ये क्या कराएगा, इसी के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बनाएगा। कौन कौन सा, ग्लूटामिक सेल डीकार्बोक्सिलेज और इंसुलिन सेल ऑटो एंटीजन 512 के कारण, ठीक है ना। तो ये चीज़ तुम्हारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी पैथोजेनेसिस के बारे में, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के पैथोजेनेसिस के बारे में। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस मोर देन 80% ऑफ द केसेस होता है। टाइप 1 कितने में मैंने बताया था, लेस देन 10% ऑफ द केसेस में होता है। वो चिल्ड्रन में लेस देन 20 ईयर्स में कॉमन होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ओल्डर पीपल में, ओल्डर एंड ओबीज, डबल हो याद रखना, ओल्डर ओबीज पर्सन में कॉमन होता है। और वो टाइप 1 जो होता है अपना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। तो इससे थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस इसकी डिराइव कर सकते हैं। तो इसकी मल्टीफैक्टोरियल इटियोलॉजी होती है। यहाँ पे क्या हमने इटियोलॉजी देखी थी, पैथोजेनेसिस में इसकी इटियोलॉजी क्या देखी थी, जेनेटिक फैक्टर से या इन्वायरमेंटल फैक्टर से। तो सेम यहाँ पे भी जेनेटिक फैक्टर से इटियोलॉजी हम लोग देख सकते हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर से देख सकते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर में क्या होगा, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ TCFL2 जीन हो जाएगा। TCFL2 जीन जो कि होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 7 लाइक 2 जीन। बहुत ही टफ होती है जेनेटिक्स, याद करनी पड़ती है। हमको भी बहुत चीज़ भूल जाता है, बहुत चीज़ें नहीं याद होती, या ज़्यादातर चीज़ें नहीं याद होती, लेकिन पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करो जितना हो पाए तो करे वही, ठीक है ना। क्या होता है कि यहाँ पे किसका पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है, TCF7L2 जीन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 7 लाइक 2 जीन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 7 लाइक 2 जीन, ठीक है ना। और दूसरी होती है यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में 3 तरह की होती हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो 3 तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, वो ओबेसिटी हो सकता है, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कि एकदम जैसे मस्त एकदम, जैसे आप लोग लॉकडाउन में जैसे रह रहे होंगे, अभी फ़िलहाल लॉकडाउन में 2020 का लॉकडाउन है जो, ठीक है ना। तो लॉकडाउन में जैसे आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आलसी हो गया आदमी, ठीक है ना, वही सेडेंट्री लाइफस्टाइल होते हैं। और डाइटरी हैबिट्स, जो कि बहुत ज़्यादा कोई खाता हो मिठाई विठाई, ठीक है ना, तो उसकी डाइटरी हैबिट्स पे भी इन्वायरमेंटल फैक्टर डिपेंड कर सकते हैं। वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर किस पे डिपेंड करता था, वायरल इन्फेक्शन के कारण, जिससे क्या होता था, CD8 T सेल्स निकलते थे, जिसके कारण क्या होता था, बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता था। यहाँ पे जेनेटिक्स क्या है, TCF7L2 मतलब ट्रांसक्रिप्शन लाइक फैक्टर 7, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 7 लाइक 2 जीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, अपन देखेंगे बीटा सेल जो होती है नॉर्मल होती है यहाँ पे, ठीक है ना। बीटा सेल जो है नॉर्मल है और इंसुलिन सेक्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन जो है हम लोग को यहाँ बढ़ा हुआ मिलाता है, क्योंकि इंसुलिन का जो सेल पे जो रिसेप्टर होते हैं उसी के कारण उसी म्यूटेशन आ जाता है और इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसके मेटाबॉलिक डिफेक्ट क्या क्या होते हैं, मेटाबॉलिक डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसा। पहले इसको 2 तरीके में बांट सकते हैं। तो एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस और दूसरा होता है बीटा सेल डिसफंक्शन, ठीक है ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस और दूसरा क्या होता है, बीटा सेल डिसफंक्शन। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में पहले तो हम बात करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि डिक्रीज रिस्पॉन्स ऑफ पेरिफेरल टिश्यू टू इंसुलिन। अब पेरिफेरल टिश्यू का जो है रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, कम हो जाता है टुवर्ड्स इंसुलिन। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल ओबिसिटी में कॉमन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसके मैकेनिज्म, इसके 4 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड। थोड़ा सा नोट्स थोड़ा सा हैप्पीजार्ड तरीके में बने हैं, तो थोड़ा सा देख लेना, तुम लोग ध्यान से देखना मैं कैसे कैसे बताऊंगा। कि पहला मैकेनिज्म ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। दूसरा मैकेनिज्म ये है, तीसरा मैकेनिज्म नेक्स्ट पेज में, चौथा भी नेक्स्ट पेज में है, ठीक है ना। तो पहला मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड। अब फ्री फैटी एसिड क्या होता है कि ये मोस्टली जो है ओबिसिटी से एसोसिएट करता है। अब यहाँ पे ओबिसिटी में क्या होगा, फ्री फैटी एसिड बढ़ जाएंगे टिश्यू लाइक लिवर और मसल में, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंट्रासेलुलर ट्राइग्लिसराइड पाया जाएगा। ट्राइग्लिसराइड जानते हो फ्री फैटी एसिड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्राइग्लिसराइड का क्या होता है कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन हो गया तो यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस कुछ बन जाएंगे। और कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, एक सेरामाइड हो सकता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल DAG होता है, ठीक है ना, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अब क्या करता है ये जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल सेरामाइड है, ये इंसुलिन की इंसुलिन सिग्नलिंग को ये इनहिबिट करता है। अब जब ये इसको इनहिबिट करेगा तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं फिर से बात करता हूँ क्या करता है, बेसिक चीज़ें देखो। ओबिसिटी में तुम्हारी फ्री फैटी एसिड बढ़ गई, ठीक है ना, जो ओबिसिटी में ओबीस पर्सन होगा उसमें फ्री फैटी एसिड बढ़ गई, ठीक। तो जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे, टिश्यू लाइक लिवर या मसल में, तो वहाँ पे इंट्रासेलुलर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे। इंट्रासेलुलर ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ेंगे तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होगा। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से कारण टॉक्सिक सब्सटेंसेस बढ़ेंगे। और टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, DAG हो सकता है, सेरामाइड हो सकता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, सेरामाइड हो सकता है। अब ये क्या करेगा, तुम्हारा इनहिबिट करेगा किसको, इंसुलिन सिग्नलिंग को। और सिग्नलिंग को इनहिबिट किया तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाएगा। सेकंड मैकेनिज्म देखते हैं हम इसका, एडिपोकाइंस के कारण, बिकॉज ऑफ एडिपोकाइंस। एडिपोकाइंस क्या होते हैं, बेसिकली एडिपोज टिश्यू पे कुछ फंक्शनल इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एडिपोज टिश्यू को ही हम लोग कुछ एक तरीका का नाम दे सकते हैं, फंक्शनल इंडोक्राइन ग्लैंड, और वो ही सेक्रीट करता है एडिपोकाइंस, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू के जो साइटोकाइंस होते हैं उन्हीं को बेसिकली हम लोग एडिपोकाइंस कहते हैं। अब एडिपोकाइंस दो तरह के हो सकते हैं, प्रो हाइपरग्लाइसेमिक एडिपोकाइन या एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एडिपोकाइन। अब जो प्रो हाइपरग्लाइसेमिक एडिपोकाइन है वो क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एडिपोकाइन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा। तो इस तरह से इसका दूसरा मैकेनिज्म है। इसके एडिपोकाइंस के प्रो हाइपरग्लाइसेमिक एडिपोकाइन और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एडिपोकाइन के नाम मैं अभी नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। तो तीसरा मैकेनिज्म आपका इन्फ्लेमेशन होगा। चौथा मैकेनिज्म आपका कौन सा होगा, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, PPAR, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, PPAR गामा। तो हम लोग बात करते हैं एडिपोकाइंस के बारे में। एडिपोकाइंस मैंने जो बताया था कि प्रो हाइपरग्लाइसेमिक एडिपोकाइन और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एडिपोकाइन है, इसके एग्जांपल्स देख लो, ठीक है ना। तो प्रो हाइपरग्लाइसेमिक क्या एडिपोकाइंस क्या करते थे, इंक्रीज करते थे शुगर लेवल को। तो इसके तीन तरह के एग्जाम्पल्स हैं। इसके तीन तरह के एग्जाम्पल्स एडिपोकाइन से, प्रो हाइपरग्लाइसेमिक एडिपोकाइन, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एडिपोकाइन, इसके तीन तरह के एग्जाम्पल्स हैं। अरे दो तरह के एग्जाम्पल्स हैं, रेजिस्टिन और RBP4, रेजिस्टिन और RBP4, रेडिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन 4। और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एडिपोकाइन के एग्जाम्पल्स हैं लेप्टिन और एडिपोनेक्टिन। क्या क्या, लेप्टिन और एडिपोनेक्टिन। इसके क्या हो गए, प्रो हाइपरग्लाइसेमिक के RR से याद करना प्रो का, और ला से याद करना एंटी का। एंटी ला प्रो RR, ठीक है ना। प्रो मतलब प्रो में R आ रहा है, PR होता है ना, तो रेजिस्टिन और RBP4 कर लेना। और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक में ला आ रहा है, ठीक है, तो लेप्टिन एडिपोनेक्टिन याद कर लेना, ठीक है ना। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो कि ओबेसिटी में क्या होता है, देयर इज डिक्रीज इन एडिपोनेक्टिन, दैट्स द रीजन फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ओबेसिटी में क्या होता है, बेसिकली एडिपोनेक्टिन का जो है क्या होता है, एडिपोनेक्टिन का मात्रा कम हो जाता है। उसी को कारण क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ये क्योंकि एंटी हाइपरग्लाइसेमिक, अगर एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एडिपोकाइन का लेवल कम हो गया तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा ना, समझ रहे हो बात को, क्योंकि ये कम कराता है यही ना, ये एंटी हाइपरग्लाइसेमिक वाला तो कम कराता है शुगर लेवल को। अगर वही नहीं होगा तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है ना। तो इन्फ्लेमेशन की हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं इन्फ्लेमेशन का। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्री फैटी एसिड होती है, हम लोग जानते हैं कि, ठीक है ना। तो वहाँ पे माइक्रोफेजेस या बीटा सेल में यहाँ पे तो एक फ्री फैटी एसिड होगी, तो वो क्या एक्टिवेट करती है, इन्फ्लेमेसोम का एक तरह का होता है मैकेनिज्म। तो इन्फ्लेमेसोम इससे एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन 1 बीटा। और इसी से क्या होगा, इंटरल्यूकिन 1 बीटा के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं PPAR गामा म्यूटेशन, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। अब PPAR गामा न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होता है दो तरीके से काम करता है। एक एडिपोनेक्टिन को मैंने बता चुका है, एडिपोनेक्टिन किसके कारण, पिछले वाले में बताया, ड्यू टू एडिपोकिन्स होता है ना। सेकंड मैकेनिज्म देखना, ठीक है ना। एडिपोनेक्टिन क्या करेगा, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल कर देगा, इसी को एक्टिवेट कराता है। और दूसरा एक्टिवेट कराता है ये कि फ्री फैटी एसिड डिपोजिशन इनटू एडिपोज टिश्यू। अब जो है ये फ्री फैटी एसिड डिपोजिशन इसके रिसेप्टर के म्यूटेशन में काम आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ ये तो एक चीज़ें एक्टिवेट करेगा, इसका म्यूटेशन हो जाए तो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, इसका म्यूटेशन हो जाए तो फ्री फैटी एसिड डिपोजिशन नहीं होगा एडिपोज टिश्यू में, जो कि लीवर और मसल में नहीं होता,
ठीक है ना। ये लीवर मसल में नहीं होता, ये और जगह होता है, ठीक है ना। तो हम अगर इसी रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाए तो सिंपल सी बात है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी और मोनोजेनिक डायबिटीज़ से एसोसिएट कर जाएगा। मोनोजेनिक डायबिटीज़ से एसोसिएट करता है, इस चीज़ को याद रखना। अब बीटा सेल डिसफंक्शन के 4 कारण होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इंक्रीज फ्री फैटी एसिड जो कि बीटा सेल को डैमेज कराता है, मैंने बात कर चुके हैं। और इसमें देखो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि यहाँ पे एमाइलोइडोसिस देखने को मिल सकती है, सीन ओनली विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस यहाँ पे, क्योंकि डैमेज ऑफ बीटा सेल्स होता है। और तीसरा एबनॉर्मल इंक्रेटिन होता है। अब इंक्रेटिन के बारे में क्या बात करते हैं। इंक्रेटिन क्या होता है कि एबनॉर्मल जो इंक्रेटिन होता है कि यहाँ पे नॉर्मल इंटेस्टाइन से इंक्रेटिन रिलीज होता है, तो ये इंसुलिन को बढ़ाता है और ग्लूकागॉन को इनहिबिट करता है। लेकिन जब क्या होगा कि इन ओबेसिटी देयर विल बी एबनॉर्मल इंक्रेटिन, अगर एबनॉर्मल इंक्रेटिन होगा तो इंसुलिन का लेवल कम करेगा, ग्लूकागॉन वाला काम भी नहीं करेगा ना इंसुलिन वाला, तो इससे क्या होगा, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात थी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस, ये सब बात करेंगे। टिल देन नोट्स आपको आपके डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, पसंद आया तो। चलो बाय।